जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग फेज 3 के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और यह फेज 3 के अंतिम शिफ्ट है और इस शिफ्ट का जो सेट नंबर है 69 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्त, 12 फरवरी में सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हुआ था और यह एग्ज़ाम फेज 3 का अंतिम एग्ज़ाम है। तो इस प्रकार से हम लोग फेज 3 को एंड कर चुके हैं और फिर अब अगले सेट में मिलेंगे फेज 4 के साथ। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके आप लोग यहाँ से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका PDF फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो वहाँ से ज्वाइन भी आप हो सकते हैं। तो आते हैं पहला प्रश्न पर और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। पहला प्रश्न ही पूछा गया है वेन डायग्राम का और इजी प्रश्न है। निम्नलिखित आरेख में P ATM का उपयोग करने वाले लोगों को दर्शाता है। देखिए, ये जो P है ना, यह दिखाता है ATM का यूज करने वाले लोगों की संख्या को। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट Q नेट बैंकिंग का यूज करने वाले लोगों को दिखाता है। यह जो Q है यह दिखाता है नेट बैंकिंग का यूज करने वाले लोगों को दिखाता है। उसके बाद R जो है लेन देन के लिए बैंक जाने वाले लोगों को दर्शाता है। यह R हो गया लेन देन। ओके, अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सी संख्या ATM और नेट बैंकिंग दोनों का उपयोग करने वाले लेकिन लेन देन के लिए बैंक न जाने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे कन्फर्म है दोस्त, यहाँ पर ये यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए 4 एक ऐसी संख्या है जो ATM और नेट बैंकिंग को दिखा रहा है, लेकिन यह 4 लेन देन को नहीं दिखा रहा है। तो कन्फर्म हो गया कि 4 ही इसका उत्तर होने वाला है। देखिएगा 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यूज किया है। देखिए 6 को 12 तो यहाँ पे +6, 12 21 +9 3 प्लस कर रहा है और 21 33 तो यहाँ पे 12 प्लस कर दिया है। तो कन्फर्म है कि सब में 3 और इसमें भी 3 प्लस कर दिया, तो फिक्स है यहाँ पर भी 3 प्लस होगा। तो 12 3 क्या होता है 15 होता है। तो 33 में कितना प्लस होगा 15 प्लस होगा। तो 33 में 15 प्लस करने पर 48 आ जाएगा। और देखिएगा 48 में 18 प्लस करेंगे तो यह 66 यहाँ पे आ जाएगा। तो कन्फर्म है कि 48 ही इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। देखिएगा ऑप्शन में 48 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर D को E यानी कि 1 प्लस कर दिया गया, तो भाई तुम भी कर लो, O का यहाँ पे P हो जाएगा। उसके बाद F का D यानी कि 2 माइनस, तो W में 2 माइनस करने पर U आएगा। अब नेक्स्ट J का M यानी कि 3 प्लस, तो H में 3 प्लस करने पर K आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट N को J लिखा गया है -4, तो K में -4 करने पर G आ जाएगा। तो क्या आ गया PUKG और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है एनालॉजी का। पैदान का संबंध सीढ़ी से है, तो किताब का संबंध किससे हो जाएगा। इजी है, पुस्तकालय से हो जाएगा। पुस्तकालय दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। असंगत आपको पता करना है कि कौन इसमें असंगत है। देखिएगा ऑप्शन 1 में कपड़ा वस्त्र,
ऑप्शन 2 में घड़ी दीवार घड़ी, ऑप्शन 3 में बर्फ पानी, ऑप्शन 4 में दूध चाय। आपको लग रहा है कि कपड़ा से वस्त्र बनता है, बर्फ से पानी बनता है, दूध से चाय बनता है, मतलब इसका लॉजिक सेम है, लेकिन ऑप्शन 2 वाला का लॉजिक अलग है, घड़ी दीवार घड़ी, इसलिए यही यहाँ पे विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, वही कथन एंड रीजन का प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है। आपको जब भी ऐसा प्रश्न मिल जाए तो भाई आपको साफ नहीं डरना है, बस आप कॉमन सेंस का यूज करिए। देखिए वैसे यह मैथ वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कथन में कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अच्छा भाई यह फिक्स है क्या कि अल प्राइम नंबर ऑड नंबर होती हैं? सर जी संभव नहीं है, क्योंकि दो जो हैं एक प्राइम नंबर हैं लेकिन दो ऑड नंबर नहीं है। तो इसलिए कंफर्म हो गया कि यह स्टेटमेंट गलत है कि सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर होती हैं। क्लियर? अब देखना भाई इसका रीजन, अभाज्य संख्याएं केवल एक से अथवा स्वयं से ही विभाजित हो सकती हैं। बिल्कुल सही, जो प्राइम नंबर हैं वह एक से कटती हैं या खुद से कटती हैं, तो कंफर्म है यह तो भाई सही है, यानी कि रीजन सही है, इसका कथन गलती है। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन को मैं जूम आउट कर दूं। देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 तो नहीं होगा क्योंकि ए और आर दोनों सत्य हैं, यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन देखिए 2 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी ए और आर दोनों सत्य दिया गया है। ऑप्शन देखिए 3 भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ए और आर को दोनों असत्य यहाँ पे दिया गया है। फाइनली ऑप्शन 4 होने वाला है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। मैं कहा ना कि ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, बस बच्चे सब डर जाते हैं। भाई आपको डरना नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये साइंस के बेस पर है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न पूछा गया बनाकर। यहाँ पे त्वचा है, हड्डियां हैं, उपास्थि हैं और यहाँ पे अस्थि बंध है यानी कि लिगामेंट्स हैं। तो आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो आप लोग जानते भी होंगे कि जो हड्डियां, उपास्थि और ये लिगामेंट यह बोन से संबंधित होता है, लेकिन स्किन बोन से लिंक्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्किन यहाँ पे विषम हो जाएगा। वैसे इजी प्रश्न है ये, तो कंफर्म है स्किन इसका उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है भाई पर्वतमाला टॉपिक से, जीके के बेस पर यह प्रश्न है, इसको रीजनिंग में बनाकर क्लासिफिकेशन चैप्टर में पूछ दिया गया है। यहाँ पे सतपुड़ा है और यह विंध्य है, अरावली और गुरु शिखर। देखिए यहाँ पे कंफर्म है, आप लोग जीके हल्का सा भी जानते होंगे, तो सतपुड़ा और ये विंध्य और ये अरावली यह तीनों पर्वतमाला हैं, लेकिन गुरु शिखर यह चोटी है। भाई यह चोटी किसका है? तो यह अरावली पर्वतमाला का सबसे उच्चतम चोटी है, तो इसलिए कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पे विषम कौन है? तो गुरु शिखर है। देखिएगा गुरु शिखर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, यह भी इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है डायरेक्शन चैप्टर से, बहुत दिन के बाद डायरेक्शन से प्रश्न पूछा गया है भाई। देखिए प्रश्न क्या है, सूरज एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला। मैं मान लिया कि यहाँ पर ये ए बिंदु है, ये ए बिंदु है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर सूरज 8 किलोमीटर चल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट वह पीछे की ओर घूमा, मतलब यहाँ पर गया और यहाँ से यह पीछे की ओर घूमा ऐसे, और 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ा। देखिए क्या हुआ भाई ना, मामला यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से तो यह यहाँ पहुँच गया, 8 का डिस्टेंस तय किया है, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ से अब इसका जो स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यह चल रहा है, इधर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, 10 मिनट दौड़ने के बाद वह ए बिंदु से कितनी दूर है। अब देखना भाई, पहली बात
इस सूरज का स्पीड कितना है, जो स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति आवर है। कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट के बाद यह कितना डिस्टेंस तय करेगा ये हमें पता करना है। अब देखिए 10 मिनट मतलब इसको मैं आवर में कन्वर्ट करूं तो यह हो जाता है 1/6 आवर हो जाएगा। अब भाई हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। देखिएगा स्पीड दिया गया है 6 और टाइम आ गया 1/6, तो मारा पीटी यहाँ पे कर लो। तो भाई कितना आ गया, 1 किलोमीटर आ गया। तो कंफर्म है कि जो सूरज है इस बिंदु से मुड़कर यहाँ पर 1 किलोमीटर यहाँ पे चला है। अब देखिए इस बिंदु पे आ गया ना। हमसे पूछा गया है कि वह बिंदु ए से कितनी दूर है। भाई ये पूरा 8 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है 7 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। वैसे इजी प्रश्न है, आप ऐसे प्रश्न को जुबान से भी आप कर सकते हैं। भाई इतना सेंस तो आपके अंदर अब तो होना चाहिए। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है, डायरेक्शन का प्रश्न है। इस चैप्टर में इस शिफ्ट में आपको डायरेक्शन से प्रश्न बहुत देखने को मिल जाएगा। देखिए प्रश्न क्या है, रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था। मैं मान लिया कि रजनी मैडम यहाँ पर है। ओके, इनका जो फेस था उत्तर पश्चिम की ओर था, ऐसे यह है नॉर्थ वेस्ट हो गया। वह 5 किलोमीटर चली। देखिए यहाँ पर भाई इसका इधर फेस था और देखिए 5 किलोमीटर चलकर यह इस बिंदु पे पहुंच गई। अब उसके बाद फिर बाएं मुड़ी। दोस्त बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इधर मुड़ी। अब वह 3 मीटर चली। देखिए यहाँ से यह 3 मीटर चल गई है। अब इस पॉइंट पे आ गई ना। इसके बाद वह दाएं मुड़ी। दाएं का मतलब क्या, क्लॉकवाइज, यानी कि देखिए ऊपर गई और ऊपर कितना चली है तो 8 मीटर। यह 8 मीटर चल गई है और वहीं रुक गई। भाई यहाँ पे अब ये थक गई है। अब देखना यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिए इसका मुखवा तो भाई इधर है ना। देखिएगा अब इसका मुख जो है किस दिशा में है ये हमें पता करना है। देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में है। भाई कैसे हैं, जरा इसको स्पष्ट में कर दूं, देखना ध्यान से। ऐसे दिशा हमारा हो गया ना भाई। इधर तो नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया। तो इसका फेस किधर हैं भाई, इधर हैं। तो कंफर्म है नॉर्थ वेस्ट के दिशा में है। इजी प्रश्न है। आप इस प्रश्न को दोस्त बिना फिगर बनाए भी आप कर सकते थे, जुबान से आप कर सकते थे, यदि आपका डायरेक्शन में एक्सपीरियंस है तो इसका उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन 2, यानी कि उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त। अगला प्रश्न भाई पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पे बताना है कि दी गई संख्याओं में से 2 असंगत संख्याओं का चयन करें। यहाँ पे आपको चयन करना है कि 2 कौन असंगत संख्या हैं। देखो भाई यह इजी प्रश्न है, कुछ नहीं है, इजी है। देखिए कैसे भाई, 2, 13, 29, 37 और 71 यह अभाज्य संख्या है, लेकिन 57 और 91 दोस्त यह भाज्य संख्या है। तो भाई यहाँ पे असंगत कौन हो गया, 57 हो गया और 91 हो गया। कंफर्म है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इजी है ना। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है। ये मधुमक्खी है और ये शहद है। मधुमक्खी से शहद आता है, तो भाई फूल से क्या आता है, खुशबू आएगा। और देखिए खुशबू दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है डायरेक्शन। इस शिफ्ट में डायरेक्शन चैप्टर से प्रेम हो गया है। देखिएगा यहाँ पर द्रुपु बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चली। अब देखो भाई यहाँ पे द्रुपु हो गई, मैं मान लिया इसका बिंदु ए है, यह यहाँ से किधर चली है,
साउथ वेस्ट यानी कि इस दिशा में, रुको हल्का सा मुझे इसको भाई ऊपर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये ए बिंदु हो गया और यहाँ से चली है इधर, इधर होगा ना जी, कितना चली है 4 मीटर चली है और यह हो गया साउथ वेस्ट हो गया और बी बिंदु पर पहुंच गई। देखिए यहाँ पर पहुंच गई और यह बिंदु कौन है, यह बिंदु बी बिंदु है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी और समान दूरी तय करने पर सी बिंदु पे पहुंची। अब देखो भाई यहाँ से मुड़ी है साउथ ईस्ट यानी कि इधर दिशा में मुड़ गई, एकदम सेम डिस्टेंस तय की है और यह बिंदु हो गया सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी यानी कि देखिए ऐसे ऐसे मुड़ी और 4 का डिस्टेंस फिर चलकर ये डी बिंदु पर पहुंच गई। पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, बिल्कुल पहुंच गई यहाँ पर। अब देखना भाई यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसको किस दिशा में मुड़ने की जरूरत है। कॉमन सेंस की बात है भाई, यहाँ पर ये तो चागी है और यहाँ पर इसको जाना है, तो इधर इसको किस दिशा में मुड़ना पड़ेगा, वेस्ट की ओर मुड़ना पड़ेगा। देखिए इधर भाई जाना है ना, वेस्ट की ओर इसे मुड़ना पड़ेगा बी बिंदु की ओर चलने के लिए। तो कंफर्म है इसका उत्तर क्या होगा, वेस्ट यानी कि पश्चिम। और देखिएगा पश्चिम दिया गया है ऑप्शन 3 में। ये भी इजी प्रश्न था। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए भाई अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, लेकिन भाई इसका लॉजिक क्या है मुझे मिल नहीं पा रहा है। मैं प्रयास किया भाई, मैं हार नहीं मानता हूँ, जब तक क्वेश्चंस नहीं बनता मैं उसको बनाता हूँ और फाइनली मैं देखता हूँ कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, तभी मैं उस क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, बोलता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है। दोस्त आप लोग जान नहीं करते कि मैं सारा सेट को पहले मैं हल करता हूँ और उसके बाद आपके सामने मैं पेश करता हूँ। तो 1-2 क्वेश्चन से मिसिंग हो जाएगा भाई। देखिए कोडिंग का हो गया या मिसिंग नंबर का हो जाता है, देखिए सबसे हो जाता है भाई, ये हम कोई महान नहीं है। तो इस क्वेश्चंस को देखिएगा कि इसका लॉजिक यहाँ पे क्या होने वाला है और इसका कमेंट भी यहाँ पे करिएगा और आपका कमेंट में पिनअप कर दूंगा ताकि सबका साथ सबका विकास हो जाए। तो आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का, लेकिन यह प्रश्न इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, n बराबर 13 क्वेश्चन किया गया है, n का अपोजिट होता है m का स्थान 13 हो गया, क्लियर। n बराबर l बराबर 15, तो देखिए l का अपोजिट होता है o का स्थान 15 हो गया। बस इसी प्रकार से आपको लिखना है, लेटर के अपोजिट लेटर का स्थान लिखना है। यहाँ पर n है, n का अपोजिट m यानी कि 13 होगा, a का अपोजिट z 26, t का g 7, i का r 18, o का l 12, n का m 13, a का z 26 और l का o होता है यानी कि 15 हो जाएगा। तो भाई क्या आ गया, 13, 26, 7, 18, 12, 13, 26, 15। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। इजी प्रश्न है। आते हैं अगला प्रश्न पर। अब देखिए दोस्त अगला जो प्रश्न है बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है प्रश्न में कि दिए गए अंग्रेजी वाक्य में f की संख्या ज्ञात करें। भाई f की संख्या इसमें काउंटिंग करना है। कितना बच्चा वाला प्रश्न है, बहुत बच्चा वाला प्रश्न है। काउंटिंग कर लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो भाई कितना f इसमें हो गया, 12 हो गया। इजी प्रश्न है। देखिएगा 12 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर पूछा गया है डायरेक्शन का प्रश्न। यहाँ पर तनु अपनी प्रारंभिक स्थान से 3 मीटर उत्तर की ओर चली। यहाँ पर मैं मान लिया कि यहाँ पर ये तनु है और अपनी प्रारंभिक स्थान से यह तनु है, तनु होगा यह। प्रारंभिक स्थान से 3 मीटर उत्तर की ओर चली।
3 मीटर चल गई उत्तर की ओर। उसके बाद मनु उसी प्रारंभिक बिंदु से 4 मीटर पूरब की ओर चली, यानी कि यहाँ से, यहीं से यह चली पूरब की ओर 4 मीटर। और भाई इसका नाम क्या है? मनु नाम है, मनु। ओके। अब इसके बाद गुनु ने उसी बिंदु से चलना शुरू किया जहां तनु रुकी थी। दोस्त यहां पर तनु यहां पर रुकी है ना, जहां तनु रुकी थी, और सबसे छोटा रास्ता लेकर सीधे मन्नू की ओर गई, यानी कि यह सबसे छोटा रास्ता है। और यह जो गुन्नू है, यह जो गुन्नू है सीधे यहां से कहां आ गई? मन्नू की ओर आ गई। ओके। अब देखना भाई यहां पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, ज्ञात करे कि वह किस दिशा में गई और कितनी दूरी तय की। इजी प्रश्न है। देखो भाई इसका दिशा क्या है गोनू का, तो यहां से कर लो ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो कंफर्म है कि इसका डायरेक्शन जो है साउथ ईस्ट है। अब भाई इसका कितना डिस्टेंस हुआ दोस्त? पाइथागोरस थ्योरम, यह 3 है, 4 है। और दोस्त आपको तो भाई ट्रिपलेट तो मालूम ही होगा, ये तो सब लोग जानता है, इजी भी है। ये 3, 4 तो 5 होगा। तो यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 का। तो यहाँ से साउथ ईस्ट 5 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा गुन्नू के लिए। कंफर्म हो गया। तो देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 4 में, दक्षिण पूर्व 5 मीटर। भाई ट्रिपलेट सबको आता है ना, 3, 4, 5 नहीं आता है तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम पे बैठा सकते हैं। यह लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब दिया गया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यह कितना हो जाएगा जी? 9 प्लस 16 यानी कि 25। 25 का रूट करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आप बाहरी ट्रिपलेट का मास्टर हैं तो आप ऐसे तो कर ही लेंगे। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसका उत्तर जाने वाला है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिलोक का प्रश्न है और यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। सबसे पहले बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। सभी मोबाइल गिलहरी हैं, यहाँ पर मोबाइल हो गया और सभी मोबाइल क्या हैं? गिलहरी हैं। देखिए यह गिलहरी हो गया। कुछ गिलहरी बादल हैं, कुछ गिलहरी बादल हो गया, बादल। ठीक है। अब देखिए दोस्त यह तो मेन फिगर है। देखते हैं भाई इसका पॉसिबिलिटी फिगर बनाना का जरूरत पड़ता है तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पर निष्कर्ष में, निष्कर्ष नंबर यहाँ पे ए दिया गया है। कुछ बादल मोबाइल हैं। देखिए बादल और यहाँ पे मोबाइल में सॉम का केस बना है। यहाँ पर बादल है और यहाँ पे मोबाइल है। देखिए यहाँ पे नॉन का केस बन रहा है। तो मैं आपसे हमेशा बोला हूँ कि जब भी कोई निष्कर्ष डायरेक्ट मेन फिगर से गलती हो जाए तो वैसे निष्कर्ष को गलत कर दिया जाता है। तो भाई ये क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखना बी वाला। कुछ बादल गिलहरी हैं। बादल और गिलहरी में सॉम का केस बन रहा है। देखिए बादल यहाँ पर हैं और गिलहरी यहाँ पर है, यहाँ पर भी सॉम का केस बन रहा है। तो कन्फर्म है यह भाई सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सी वाला, मोबाइल बादल नहीं हैं। अब देखो भाई कॉमन सेंस की बात है, यह तो नेगेटिव निष्कर्ष हो गया। और देखिए कथन नेगेटिव नहीं दिया गया है। तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि जब कथन पॉजिटिव हो, निष्कर्ष नेगेटिव हो, तो वैसी स्थिति में बिना सोचे समझे निष्कर्ष को गलत कर देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट डी वाला, कुछ गिलहरी मोबाइल हैं। देखिए गिलहरी और मोबाइल के बीच सॉम का केस बन रहा है। और देखिए यहाँ पर ये गिलहरी है और यह मोबाइल है और यहाँ पर भी देखिए दो सॉम का केस बन रहा है। क्योंकि सभी मोबाइल गिलहरी हैं तो इसका रिवर्स कुछ गिलहरी मोबाइल जरूर होता है भाई ना, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ। इसलिए यह सही हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन कौन है? निष्कर्ष बी डी।
देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 हो जाएगा बी डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। यह फ्लावर है, इसको लिखा गया है 8, वाटर को 7, टू को 5, मोस्ट को 6 और 3 को लिखा गया है 6। तो यहाँ पे बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, बस लेटर को यहाँ पे काउंटिंग कर लो और 2 प्लस कर लो। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 6 में 2 प्लस किया 8 हो गया। उसी प्रकार से वाटर में 1 2 3 4 और एक 5, 5 है। देखिए 5 में 2 प्लस किया 7 हो गया। उसी प्रकार से 2 में 1 2 3 है, 2 प्लस किया 5 हो गया। मतलब कन्फर्म है कि भाई इसी प्रकार का लॉजिक यूज हो रहा है। बस आप यहाँ पे काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 है, तो 15 में 2 प्लस करेंगे तो भाई 17 हो जाएगा। कन्फर्म है कि 17 ही इसका उत्तर जाने वाला है। देखिएगा यह दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। देखिए 170 को लिखा गया है 197। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, प्लस 27 कर दिया है, यह 197 हो गया। उसके बाद 197 को 226, तो यहाँ पे प्लस 29 कर दिया है। देखिए इसमें 2 प्लस कर रहा है, तो कन्फर्म है कि मुझे 126 से अगला पद निकालने के लिए 29 में 2 प्लस करेंगे तो यह 31 होगा। और देखिए 226 में हमें 31 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो 226 में 31 ऐड करने पर 257 आ जाएगा। तो वाट के स्थान पे भाई क्या फिलअप होने वाला है, 257, और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखना भाई, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, वही कैलकुलेशन का प्रश्न है। देखिए इसको आपको हल करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन यानी कि बोर्ड मास से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले काम होता है भाग का। तो देखिए 4 में 4 से भाग हुआ यहाँ पर 1, 3 में 3 से भाग हुआ यहाँ पर 1, तो इसका वैल्यू 4 में 1 से गुना 4 हो गया, इसका वैल्यू 3 में 1 से गुना 3 हो गया, और यहाँ पे 2 में 2 से गुना 4 हो गया भाई ना, ये 4 हो गया। अब देखना यहाँ पर ये कितना हो गया। देखिए -3 और -4, ये तो भाई -7 हो गया। देखिए -7 में से 4 घटा कितना आएगा, -3 आएगा। देखिए -3 में 2 घटेगा तो भाई कितना आएगा, -1 आ जाएगा। बस तो कितना आ गया, -1 आ गया। देखिएगा -1 दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड रीजन का। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, लेकिन बहुत बच्चे भाई कहा जाने कहाँ हैं, इससे डर जाते हैं। भाई आ गया कथन और कारण का प्रश्न, ये प्रश्न जब भी आता है ना दिल धक धक करता है। भाई आपको दिल को धड़काना नहीं है, नहीं तो भाई ऐसा प्रश्न बन ही नहीं करेगा, छूट जाएगा। देखना कुछ नहीं होता ऐसा प्रश्न। देखते हैं यहाँ पे कथन में क्या दिया गया है। ए, भारत में ज़्यादातर कारें राइट हैंड ड्राइव कारें होती हैं। उदाहरण के तौर पर चालक सीट कार की दाहिनी ओर होती है। ओके, यह कहा गया है कथन ए में। अब देखना दोस्त यहाँ पे रीजन, देखिए रीजन में क्या दिया गया है, भारतीय कार कंपनियों के पास लेफ्ट हैंड ड्राइव कारें बनाने का ज्ञान या क्षमता नहीं है। अच्छा बताओ भाई, ऐसा रीजन सही है कि गलत है, आपको क्या लग रहा है? कॉमन सेंस की बात है भाई, ये तो गलत है साहब यहाँ पर। लेकिन जो कथन है दोस्त, ये कथन सही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इंडिया में मैक्सिमम जो कारें होती हैं उसका जो सीट होता है चालक का, वह दाहिने साइड होता है। कंफर्म है, इसलिए कथन यहाँ पे सही है, लेकिन रीजन भाई गलत है दिया गया है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिएगा ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए भी सत्य है और आर भी सत्य है। क्लियर।
ऑप्शन 2 भाई होगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न जरा ताक लो। बहुत दिन के बाद कैलेंडर चैप्टर से भाई प्रश्न देखने को मिला है। देखिएगा, मैं 68 शिफ्ट में करवा दिया हूँ। 68 शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन कैलेंडर से नहीं पूछा गया था भाई। यह पहला शिफ्ट है और यह पहला ही प्रश्न है जो कैलेंडर से पूछा गया है, और वह भी इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए क्या है, यदि 1 अगस्त 2016 को मंडे था, तो आपको बताना है कि 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। दोस्त, आपको इसमें पास्ट का डे निकालना है, यानी कि पिछला, पहले का आपको डे यहां पे पता करना है। 2016 में 1 अगस्त का दिन दिया गया है, 2012 में 1 अगस्त का दिन निकालना है। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको देखना है कि यहाँ पर डेट समान है कि नहीं है। देखिए, यदि डेट समान है तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाता है। मानो 100 में 75% क्वेश्चंस इजी हो जाता है। लेकिन यदि डेट डिफरेंट होता है भाई, तो प्रश्न हल्का सा लेंदी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, डेट सेम है, 1 अगस्त, मतलब इजी है यह। बस हमें क्या फानना है, 2016 से मुझे जाना है 2012 में, बस ईयर टू ईयर फानना है। फानने के लिए भाई आपके बॉडी में ताकत भी होना चाहिए। अब देखना यहाँ पर मामला क्या है। प्रश्न हवा हो गया, 2016 से जाना है 2012 में, कितना साल का अंतराल है? सर जी 4 साल का। टोटल ईयर कितना हो गया? टोटल ईयर दोस्त 4 हो गया। मैं लिखता हूं, आप इसको अंगुली पर भी कर सकते हैं, लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबका साथ सबका विकास के लिए। टोटल ईयर 4 साल का हो गया। अब भाई ये 4 साल में कितना लीप बरस हैं और कितना सिंपल बरस हैं, अब देखना जरा ध्यान से। दोस्त, हमें क्या करना है, देखिए 1 अगस्त 2016 से हमें जाना है पीछे 1 अगस्त 2012 तक। तो कंफर्म है कि 2016 में फरवरी महीना इंक्लूड होगा, इसलिए 2016 एक लीप बरस हो गया। लेकिन यहीं पर बच्चा सब गलती कर देते हैं। देखिए 2012 में दोस्त फरवरी महीना इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हमें 2012 में 1 अगस्त तक ही जाना है। 1 अगस्त से पहले हमें नहीं जाना है दोस्त, इसलिए 2012 में फरवरी महीना इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए 2012 को हम लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। तो कंफर्म हो गया कि भाई 4 साल में ओनली एक लीप ईयर है, और वह कौन है? तो 2016 है। यह कंसेप्ट दोस्त आपको बुझा गया होगा, बस प्रश्न बन गया। देखिए, एक लीप बरस के लिए विषम दिन 2 होता है और एक सिंपल ईयर के लिए विषम दिन 1 होता है। ये तो सबको पता है, जो लोग नहीं जानते भाई जान लो। यहाँ पर 4 ईयर हैं। देखिए 4 ईयर में एक तो लीप ईयर हो गया, तो बचा हुआ 3 क्या होगा? सिंपल ईयर हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल यहाँ पे ऑड डे कितना होगा, मतलब विषम दिन। देखिए एक लीप की है 2 होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। और देखिए यहाँ पर 3 सिंपल ईयर हैं और एक सिंपल ईयर के लिए एक ऑड डे होता है, तो कन्फर्म यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो कितना ऑड डे आ गया? 5 आ गया। 5 7 से कम है, इसलिए 7 से भाग करने पे 5 ही आएगा। बस आपको क्या करना है, देखिए दोस्त, हमें मंडे में 5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पीछे जाना है, पास्ट का डेट निकालना है। तो भाई 5 काहे घटाऊं, इसमें आप +2 कर लो। क्या ये तो भाई सबको पता है। तो देखिए मंडे में 2 प्लस ऐड करने पर तो कितना आएगा? ट्यूसडे और ये वेडनेसडे। कन्फर्म है कि 1 अगस्त 2012 को वेडनेसडे था, यानी कि बुधवार।
तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या जाने वाला है, बुधवार। दोस्त मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट में समझा दिया हूँ। जब भी ऐसा प्रश्न आए, ऐसे प्रश्न का हल्का सा आपका एक्सपीरियंस हो गया तो आप ऐसे प्रश्न को जुबान से आप कर देंगे, मेरा वादा है दोस्त। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इजी प्रश्न है। और मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ऐसा प्रश्न को आप करिए जुबान से। जुबान से नहीं हो रहा है तब ही आप फिगर बनाइएगा। देखिए क्या है इसमें, एक लड़की ने एक आदमी से पूछा, मतलब भाई वह प्रश्न पूछ रही हैं, टैलेंटी है लड़की। मेरी माँ के पिता मतलब लड़की के नाना की इकलौती बेटी, मतलब उसकी माँ खुद, बेटी की बेटी यानी कि लड़की ही का भाई, मतलब लड़की का भाई, मेरी माँ के भाई मतलब लड़की के मामा से कैसे संबंधित हैं, मतलब लड़की के जो मामा हैं लड़की के भाई को क्या कहेगा। भाई क्या कहेगा, कॉमन सेंस की बात है। इंग्लिश में नीफू होगा लेकिन हिंदी में भांजा होगा या भतीजा होगा। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, लेकिन आप तो भाई कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे प्रश्न तो ये पूछा गया है लड़की के प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात करें, तो भाई सही उत्तर तो यही है ना, भतीजा या भांजा, कन्फर्म है। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए भाई ऐसे प्रश्नों को आप जुबान से करिए, नो पेन वनली माइंड, उत्तर खड्डे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, इजी प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न है, सीरीज का प्रश्न है, आपको निकालना है कि वाट के स्थान पे क्या आने वाला है। देखिएगा यहाँ पर क्या किया है दोस्त, यहाँ पे 2 पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है। एक तो ये बनेगा और देखिए इससे उत्तर हमारा नहीं आने वाला है तो मैं इसको मैं काट दिया। अब देखिए नीचे वाला से उत्तर आने वाला है 4, 8, 2 और ये हो 8। देखिए इसमें पैटर्न क्या है, 4 में 2 से गुना किया 8 हो गया, 8 में 4 से भाग किया 2 हो गया। अब देखिए पीछे 2 से गुना हुआ है तो अब इसमें भाई 3 से गुना हो जाएगा, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो वाट के स्थान पे क्या आ गया, 6 आ गया। और देखिए 6 दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। तो भाई हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ से हमारा ये फेज 3 भी कंप्लीट हो गया क्या। और आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं फिर मिलता हूँ अगले फेज में, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।